सभी को नमस्कार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के विशेषांक में हमने जो कल प्रथम चैप्टर से स्टार्ट किया था, आज हम दूसरे चैप्टर में एक दल के प्रभुत्व का दौर जो चैप्टर का नाम है उसका अध्ययन करेंगे और उससे हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 की परीक्षा में इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि इस जो चैप्टर है उसका जो अंक बार है वो 4 अंक का रहेगा और इनमें से 2 प्रश्न आएंगे। 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। एक अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक 3 अंक का दीर्घ उत्तरात्मक है प्रश्न आएगा। यानी एक तो जो बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस एबीसीडी वाली बात कहें तो वो प्रश्न आएगा और एक 3 अंक का बड़ा प्रश्न आएगा जिसको हमें 100 से ज़्यादा शब्दों में हम लिखेंगे। तो हम 1 नंबर वाले प्रश्नों की बात करें तो वो कौन से प्रश्न होंगे, तो हमारे सामने सबसे पहले 1 अंक के बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला प्रश्न बन रहा है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना 1950 में भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ था और भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन है वो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, ये भी आपको याद रखना है। चुनाव से संबंधित तीसरा प्रश्न बन रहा है कि भारत में सबसे पहले आम चुनाव 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में जो पहले आम चुनाव हुए वो 1952 में हुए थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। शिक्षा के संबंध में हम बात करते हैं, शिक्षा मंत्री थे भारत के पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। किस राज्य में सर्वप्रथम, कौन से राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो केरल में है सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का, केरल में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का जो गठन हुआ कब हुआ, 1957 में। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी आपको याद रखना है। और अगर मुख्यमंत्री का पूछ ले तो वो थे EMS नंबूदरी-पाल है, वो मुख्यमंत्री बने। अगला जो क्वेश्चन छठा बन रहा है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना है 1948 में हुई थी। मेक्सिको में PRI पार्टी का गठन कब हुआ, 1929 में। जिस प्रकार भारत में कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक प्रभुत्व रहा था, वैसे ही मेक्सिको में PRI पार्टी थी, उसका भी लंबे समय तक है वो वहाँ के शासन व्यवस्था में है प्रभुत्व रहा था। आगे हम देखते हैं सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक है वो कौन है, आचार्य नरेंद्र देव। ये काफ़ी अच्छे बड़े सोशलिस्ट थे, वो संस्थापक थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है उसके संस्थापक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो CPI के हम कह सकते हैं, उसकी स्थापना 1925 में हुई थी। कांग्रेस से साम्यवादी कब अलग हुए। शुरुआत में हम देखते हैं 1925 से 1941 तक है वो साम्यवादी है, कांग्रेस के अंदर ही रहकर, कांग्रेस के एक गुट के रूप में रहकर उसके अंदर रहकर अपनी गतिविधियां चलाते थे, परंतु बाद में 1941 में वो है कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो विभाजन हुआ सबसे पहले वो हुआ 1964 में और उससे एक अलग और पार्टी बनी CPI से, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बन रहा है भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ। भारतीय जनसंघ पार्टी थी उसका जो गठन है वो 1951 में हुआ। ये जो पार्टी है भारतीय जनसंघ वो BJP की है पूर्ववर्ती पार्टी कह सकते हैं, यानी BJP की जो मूल जड़ है वो इसी पार्टी के अंदर निहित है। भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक है वो कौन कौन थे, मुख्य रूप से 3 व्यक्ति हैं उनको भारतीय जनसंघ के संस्थापक माना जाता है, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बलराम माधोक। 15% समग्र मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ने यह सिद्धांत दिया था। स्वतंत्र पार्टी का गठन है वो कब हुआ था, 1959 में स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ था C राजगोपालाचारी द्वारा। भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल, जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है वो कौन बने थे, C राजगोपालाचारी बने थे। और स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक है वो भी C राजगोपालाचारी थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस चैप्टर संख्या 2
एक दल के प्रभुत्व का दौर उससे है जो 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो 18 ये क्वेश्चन है, इन्हीं में से आने की पूरी संभावना है। अब हम बात करें 3 अंक का जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, जिसमें हम 100 शब्दों में यानी 10 लाइनों में 8 से 10 लाइनों में इसका जो उत्तर हमें देना है, तो ऐसे प्रश्न किस प्रकार के होंगे। तो ये भी 8-10 क्वेश्चन है, जिसके कौन कौन से होंगे, और इसमें से जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है वो हाइपोथेटिकल वाले होंगे, यानी आपको अपनी सोच के अनुसार इनके जवाब देना है। आपको उस जगह पर खड़ा करके उससे आपसे उत्तर जानने का प्रयास किया जाएगा, यानी आपके मतानुसार आप क्या विचार रखते हैं, ऐसे प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न बनता है, आपके मतानुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। कोई 3 लिखिए। वर्तमान में वैसे भी चुनाव का कार्य चल रहा है, चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं उससे हाँ आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अगर थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो अच्छे अच्छे कार्य आप यहाँ लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले चुनावी क्षेत्रों का है वो क्या करना पड़ता है, सीमांकन करना पड़ता है कि इस क्षेत्र से कौन लड़ने वाला है, चुनाव के क्षेत्र का है सीमांकन करना होता है। मतदाता सूचियों का फिर निर्माण करना होता है, फिर मतदाता सूचियों का प्रकाशन करना होता है, फिर चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना पड़ता है, और फिर एक विशेष मतदान पद्धति का निर्धारण करना भी पड़ता है जिसके माध्यम से चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निम्नलिखित कार्य करना पड़ता है। तो इनको आप अच्छी तरह से समझे। चुनाव भी नज़दीक है, अभी हमने विधानसभा के चुनाव देखे थे, तो उनमें जो क्या क्या कार्य चुनाव आयोग ने किए, एक BLO के माध्यम से चुनावों के फिर प्रशिक्षण हुए, चुनाव हुए, तो वो आपने उनको नज़दीक से देखा होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न बन रहा है, क्या आपके मतानुसार आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन का रूप अख्तियार कर चुकी थी? यदि हाँ तो 3 तर्क दीजिए। तो हम जब देखते हैं कि कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन का मतलब है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे सामाजिक जो स्तर के जो है उसमें तत्व विद्यमान थे, और उसके कारण उसका जो रूप है वो एक सतरंग, यानी विभिन्न रंगों के जो व्यक्ति या विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति जो उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो अगर आप उसके पक्ष में हाँ का तर्क देते हैं तो 3 उत्तर भी आपको तर्क भी देना होगा। तो सबसे पहले देखता हूँ कि आपको इसके संबंध में उत्तर देना है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन का अख्तियार रूप कर चुकी थी, और इसके पक्ष में वो निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत है। तो कौन कौन से तर्क प्रस्तुत है? तो पहला हम तर्क देखें कि कांग्रेस अपनी स्थापना के समय, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वो केवल नवशिक्षित कामकाजी व व्यापारिक वर्ग के हित समूह का एक समूह मात्र था। जो उसके अंदर केवल या तो नवशिक्षित थे या कुछ कामकाजी थे या व्यापारिक लोग थे, उन वर्गों का एक हित समूह मात्र था, जिसने आगे चलकर एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। अब हम देखते हैं कांग्रेस में केवल किसान ही नहीं, उसमें उद्योगपति भी शामिल है, केवल शहरी भी नहीं, उसमें ग्रामीण भी जुड़े हुए, मजदूरी नहीं, उसमें मालिक लोग भी जुड़े हुए, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, सभी वर्ग और जातियों को है उस पार्टी के अंदर है उस जगह मिल चुकी थी। तीसरा जो तर्क है वो है कि कांग्रेस से धर्म, वर्ग, जाति, भाषा और अन्य हितों के आधार पर लोग हैं उससे जुड़ गए थे, और उससे है भारत की विविधता की है नुमाइश हो रही थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक सतरंग है, वो सामाजिक गठबंधन का है रूप धारण है कर चुकी थी। तीसरा जो प्रश्न बन रहा है वो इस प्रकार है, ये जो 2 पार्टियों के प्रभुत्व के संबंध में तुलनात्मक अंतर पूछ रहा है कि भारत और मेक्सिको में एक खास समय तक एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहता, भारत में कांग्रेस का और मेक्सिको में वहाँ की जो PRI पार्टी थी उसका। तो आपके मतानुसार दोनों पार्टियों के प्रभुत्व में किस प्रकार का अंतर था? तो हमें कोई 3 है वो अंतर आपको बताने हैं। तो हम देखते हैं मेक्सिको की जो PRI पार्टी है उसका, और भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक खास समय तक प्रभुत्व रहा, परंतु ये प्रभुत्व जो मेक्सिको की जो PRI पार्टी का जो प्रभुत्व है वो कांग्रेस के शासन से निम्नलिखित मायनों में है वो पूर्णतः अलग था, यानी कांग्रेस से वो अलग था। कैसे?
पीआरआई पार्टी के जो संस्थापक है उसने संगठन पर पूर्णतः कब्जा जमा लिया। यानी जो पीआरआई पार्टी का संगठन था उसके जो संस्थापक ने उसका कब्जा जमा लिया। जो वो चाहता था वो संगठन में वही लोग आते थे, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं था। चुनाव के नियम इस तरह से तय किए जाते हैं कि हमेशा जीत पीआरआई पार्टी की ही पक्की हो सके। जब चुनाव नजदीक आते तो वो ऐसे नियम बनाते कि चुनाव में जीत है वो पीआरआई पार्टी की ही पक्की हो सके, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी। अक्सर चुनाव में, तीसरा हम देखें, अक्सर चुनाव में वहाँ पर मेक्सिको में धांधली होती थी, हेर फेर की जाती थी, जिसके कारण वहाँ की पीआरआई पार्टी जीत जाती थी। परंतु भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ। समय समय पर हम देखें कि कांग्रेस है विभिन्न राज्यों में है वो हारती गई। आज स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस है वो काफ़ी जगह नहीं है, लगभग नहीं की स्थिति में आ गई है। चौथा क्वेश्चन हम देखें। चौथा क्वेश्चन भी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। यदि पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ की सरकार बनी होती तो आपके मतानुसार वो किन मामलों में इस सरकार से नई नीति बनाई होती? यानी पहले आम चुनाव में अगर कांग्रेस की जगह भारतीय जनसंघ की सरकार होती तो वो है कौन सी नई नीति अपनाती? आपको अपने शब्दों में है वो जवाब देना है। यदि भारतीय जनसंघ की सरकार बनी होती तो ये सरकार क्या करती? अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अत्यधिक मान्यता प्रदान करती। यानी जिस तरह कांग्रेस है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, राजभाषा बनाने के लिए वो ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाई, परंतु अगर भारतीय जनसंघ होती तो वो हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए वो ज़्यादा प्रयास करती। धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध करती थी। कांग्रेस ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने का फैसला किया था और ये पार्टी शुरुआत से इसका विरोध करती थी, तो ये उसका हमेशा आगे विरोध करती रही, वो उनको रियायतें नहीं देती। 1964 के बाद से ही भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने का वो प्रयत्न शुरू कर देती। तो ये भारतीय जनसंघ पार्टी की जो नीतियाँ थी वही अगर वो सरकार बनती तो वो सामने इस रूप में आती। ऐसा ही एक प्रश्न और बन रहा है कि यदि पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती कांग्रेस की जगह तो आपके मतानुसार किन मामलों में ये सरकार नई नीति अपनाती? तो हमें यहाँ पर भी तीन है वो अपनी बातें रखनी है, तीन तरह के मत रखने हैं। तो हम देखें यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो ये सरकार क्या करती? ये सरकार कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी विचारधारा? साम्यवादी विचारधारा। तो ये साम्यवादी विचारधारा का क्या करती? समर्थन करती और मजदूरों और किसानों के हितों का क्या करती? समर्थन करती। साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते क्या करती? मजदूरों और किसानों के हितों का समर्थन करती। काम के जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों में शामिल करती। ये काम के अधिकार की हमेशा की वकालत करते थे तो वो उसको मौलिक अधिकारों में शामिल करती। अर्थव्यवस्था के मिश्रित मॉडल हमने देखा था कांग्रेस पार्टी ने तो पूर्णतः पूंजीवादी मॉडल अपनाया, नहीं पूर्णतः साम्यवादी मॉडल अपनाया, उन्होंने मिश्रित मॉडल अपनाया। जबकि अगर कम्युनिस्ट पार्टी होती तो वो निश्चित रूप से नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी साम्यवादी मॉडल है वो लागू करती। छठा हम क्वेश्चन देखें। कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन है? विचारधारात्मक उसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल है तो वो इन विचारधाराओं का एक गठबंधन है। तो आपके मतानुसार ये तीन तर्क दीजिए। तो आपके तीन तर्क क्या हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। क्यों थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में विभिन्न तरह की विचारधाराओं के लोग शामिल थे। जैसे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी शामिल थे तो उसमें शांतिवादी लोग भी थे, कंजर्वेटिव लोग भी थे तो उसमें रेडिकल विचारधारा वाले लोग भी थे, गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे तो नरमपंथी विचारधारा के लोग भी थे, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे तो साथ में वामपंथी विचारधारा वाले लोग भी कांग्रेस पार्टी में मौजूद थे। दूसरा जो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह हित और राजनीतिक दल आते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। हमने यहाँ तक देखा कि जो साम्यवादी है वो कांग्रेस से 1941 में अलग हुए। और जबकि ये बात करें कि समाजवादी वो तो कांग्रेस के अंदर ही समाहित थे, 1959 में है वो फिर अलग हुए थे, 55 में अलग हुए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विभिन्न विचारधारा के जो है गठबंधन के लोग इसमें शामिल है। तीसरा तर्क हम ये दे सकते हैं कि कांग्रेस में रहते हुए किसी भी समूह ने अपनी पहचान और विचारों का कांग्रेस के साथ समावेश नहीं किया। यानी वो कांग्रेस में बने रहे परंतु अपनी विचारधारा को है उसमें कांग्रेस में शामिल नहीं किया और कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, यानी उन विचारधाराओं के लोगों का वो एक गठबंधन था कांग्रेस।
7वां क्वेश्चन हम देखें, यहाँ 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज़ादी के उपरांत प्रथम 5 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। आपके मतानुसार इसके क्या कारण रहे? कोई 3 कारण लिखने, या ऐसा प्रश्न भी हो सकता है, आपके मतानुसार क्या कांग्रेस को स्वतंत्रता उपरांत की राजनीति में अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला? यानी वो एक मात्र ऐसी पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, क्या उसका फायदा मिला? या हम ये कह सकते हैं कि प्रथम 5 आम चुनाव में जो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था उसका क्या कारण रहे? तो इन दोनों के उत्तर एक जैसे ही होंगे। तो हम देखते हैं क्या क्या कारण रहे थे कांग्रेस के प्रभुत्व के रूप में। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था कि जब भी लोगों के सामने जब वोट के लिए लोग गए तो उन्होंने कहा किसको वोट डालें, तो उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका रही? कांग्रेस की रही। तो उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा और उसी को वोट दिया। कई हस्तियां जो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे आगे थी, वो सारी हस्तियां किसके लिए दौड़ रही थी? कांग्रेस के लिए दौड़ रही थी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज, निंगलजप्पा, बहुत सारे से जो अनगिनत जो बड़े बड़े हस्तियां थी राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था, वो कांग्रेस में थे। तो लोगों ने कांग्रेस को ही वोट दिया। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी, पहले से ही उसका जो पार्टी का सेटअप है वो अच्छा था। इससे पहले कि अन्य पार्टियां कोई रणनीति सोच पाती, यानी कोई पार्टियां रणनीति सोचती, उससे पहले कांग्रेस है वो क्या करती? उन रणनीतियों पर काम करना शुरू कर देती, जिसके कारण नई पार्टियों को है उनकी रणनीति पर है काम करने का मौका ही नहीं मिलता और कांग्रेस है उनके मौक़ों को हत्या लेती थी। देश की आज़ादी के ठीक आसपास देखें या उसके बाद हम देखें तो वहीं है लगभग सारे दलों का जो राजनीतिक दल थे भारत के, उनका निर्माण हुआ था। इस कारण हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को प्रथम होने का लाभ मिला। यानी ये कांग्रेस पार्टी भारत की प्रथम बड़ी पार्टी थी, उसके कारण इसको वहाँ पर लाभ मिला और लंबे समय तक उसका प्रभुत्व रहा। 5वां बिंदु हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आज़ादी के समय तक पार्टी ने केवल पूरे देश में फैल चुकी थी, बल्कि स्थानीय स्तर पर इसका एक संगठनात्मक नेटवर्क भी था। केवल पूरे देश में फैली नहीं, पूरे भारत के सभी राज्यों में उसका शासन ही नहीं था, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी हम देखें तो वहाँ इसका पूरा अच्छा नेटवर्क संगठनात्मक नेटवर्क था। तो इनमें से आप कोई 3 है बिंदु आप लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न हम देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गुटबंदी को एक रोग की तरह माना जाता है। गुटबंदी को हम कह सकते हैं कि एक रोग है, जो अगर कहीं भी गुटबंदी हो जाती है तो वहाँ पतन शुरू हो जाता है। परंतु आज़ादी के बाद कांग्रेस में जो गुटबंदी ने ये है वो कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत साबित हुई। तो इसके पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तो इसके 3 तर्क क्या है कि पहला, कांग्रेस पार्टी का अपने भीतर के विभिन्न गुटों के प्रति क्या था, वो सहनशील थी। इस कारण है वो लंबे समय तक उसे कांग्रेस पार्टी का लगभग 25 साल तक उसका प्रभुत्व रहा और गुटबंदी होने के बावजूद भी है उसमें वो इसकी ताकत साबित हुई। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने सभी गुटों के प्रति सहनशील थी, उनके प्रति सहनशीलता का भाव रखती थी। विभिन्न हित समूह और विचारधाराओं के गुटों में आपसी होड़ होने की गुंजाइश होने के कारण है उनका कांग्रेस के भीतर बने रहना। यानी बहुत सारे जो है हित समूह और विचारधारा के लोग कांग्रेस में थे, क्यों थे? क्योंकि उनमें आपसी होड़ की गुंजाइश वहाँ मौजूद थी, इसलिए वो कांग्रेस के भीतर है वो बने रहे। और इस कारण है गुटबंदी होने के बावजूद भी है वो ताकत साबित हुई कांग्रेस की। कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव में मध्यम मार्गी और सर्वसमावेशी की भावना की भावना होने के कारण है उन्होंने हमेशा बीच का मार्ग निकाला, सर्व समावेशी का कार्यक्रम निकाला और जिसकी वजह से है कांग्रेस विभिन्न गुटों का एक संगठन होते हुए भी है एक ताकतवर संगठन है साबित हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में गुटबंदी होने के बावजूद भी वो गुटबंदी उसकी कमजोरी साबित न होने के बजाय ताकत साबित हुई। 9वां क्वेश्चन हम देखें, इस प्रकार बनता है, प्रथम आम चुनाव भारतीय चुनाव आयोग के लिए हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर कार्य था। आपके मतानुसार कैसा? पहला जो आम चुनाव हुआ था, सबसे पहले भारत में चुनाव आयोग ने जो चुनाव कराए थे वो हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर कार्य कैसा था? तो इसके पक्ष में देखिए हम क्या लिख देंगे। भारत का जो प्रथम आम चुनाव है वो
चुनाव आयोग के लिए हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर कार्य था। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क है। पहला, कि मतदाता सूची का जब प्रथम प्रकाशन हुआ था तो उसमें 40 लाख महिलाओं के वास्तविक नाम है वो दर्ज नहीं हो सके थे। उनके नाम, वास्तविक नाम की जगह क्या लिखा था कि ये फलां की बेटी है, वो फलां की पत्नी है, ये नाम अंकित किए दिए, और जिनको चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया था। और इन सभी को कम समय में सुधारना अत्यंत मुश्किल कार्य था, जो कि चुनाव आयोग ने कर दिखाया, यानी उन सभी में सुधार कर दिया। तो 40 लाख महिलाओं का बहुत कम समय में उनके नाम है वो सुधार दिए थे। तो एक बड़ा अच्छा दुष्कर कार्य था। भारत में हम देखें कि जब भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ तो उस समय केवल 15% मतदाता ही साक्षर थे। यानी भारत की जो साक्षरता रेट है वो 1952 में 15% थी, और जिसके कारण हम देखें असाक्षर मतदाताओं की उनकी सहूलियत के लिए मतदान की एक विशेष पद्धति के बारे में चुनाव आयोग ने सोचा, तो वो भी एक विशेष कार्य था। और उन्होंने लगभग 5 लाख मतपेटियों का निर्माण करवाया था, और प्रत्येक कैंडिडेट के लिए अलग अलग मतपेटी रखी गई। यानी एक मतदान केंद्र पर अगर किसी विशेष मतदान क्षेत्र से अगर 5 व्यक्ति खड़े हैं और तो किसी विशेष मतदान केंद्र पर है 5 मतपेटियां रखी जाती थी, और उन 500 मतपेटियों में उस कैंडिडेट के समर्थन की पर्ची उसमें डलवाई जाती थी। तो काफ़ी बड़ा दुष्कर कार्य था। और इस चुनाव को करवाने के लिए चुनाव आयोग ने, हम यहाँ तीसरा जो है वो बिंदु डाल सकते हैं कि चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए 3 लाख चुनाव कर्मियों को है प्रशिक्षित करना पड़ा था। 3 लाख चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग देनी पड़ी, तब जाकर यह चुनाव हुआ। तो हम इन सभी तीनों बिंदुओं से हम कह सकते हैं कि पहला आम चुनाव है भारत के चुनाव आयोग के लिए हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर कार्य था। प्रथम आम चुनाव की प्रक्रिया को अपने विचारों में व्यक्त कीजिए कि प्रथम आम चुनाव है उसमें कैसी प्रक्रिया रही, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो प्रथम आम चुनाव की जो प्रक्रिया किस प्रकार रही, इसकी एक कहानी दे रखी थी। उस कहानी के जो बिंदु इस प्रकार में इसमें दे रखा हूँ कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी हुई थी। यदि 2 उम्मीदवार खड़े तो 2 मतपेटियां होगी, 3 उम्मीदवार खड़े तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर 3 पेटियां रखी हुई थी। प्रत्येक मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित किया गया था, क्योंकि चुनाव चिन्ह को देखकर ही उन्होंने वोट डाला। क्योंकि भारत की जो लोगों की साक्षरता दर है वो केवल 15% थी। असाक्षर थे लोग, अशिक्षित अनपढ़ थे, तो वो पढ़ नहीं सकते। वोटर मतपत्र पर है जो लिखा नाम पढ़ नहीं सकते, वो केवल चुनाव चिन्ह देकर ही उस पर ठप्पा लगाया उन्होंने, और चुनाव चिन्ह देकर ही उसके चिन्ह वाली पेटी में ही अपना मतपत्र डाला था। तीसरा जो हम देखें, मतपेटी पर है उम्मीदवार के नाम, चुनाव चिन्ह के अलावा चुनाव क्षेत्र का नाम भी लिखा होता था, चुनाव केंद्र का नाम भी लिखा होता था, और मतदान केंद्र की संख्या भी लिखी जाती थी। चुनाव खत्म होने पर मतपेटी को तार के सहारे बांध कर उसको उस पर मुहर लगाकर उसको सील किया जाता था। तो ये जो भारत के प्रथम आम चुनाव की जो है प्रक्रिया थी, तो वो उसको हम अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन रहा है, जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कि 1952 का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था उसने पूरी दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्र है वो साबित कर दिया कि ये जो चुनाव है पूरी दुनिया के जो लोकतंत्र का इतिहास है उसके लिए मील का पत्र साबित हुआ है। क्यों, उसको अपने विचारों में आपको स्पष्ट करना है। तो कैसे इसको हम कहेंगे कि ये पूरी दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये मील का पत्र साबित हुआ। तो इसके पक्ष में क्या तर्क है कि विश्व इतिहास में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर लोगों ने मतदान किया। यानी पहली बार विश्व के इतिहास में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर वोट हुए थे, और वो वोट भारत में हुए थे। भारत के चुनाव आयोग ने करवाए थे, भारत के प्रथम आम चुनाव में हुए थे। जैसे हम बात करें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, बड़े बड़े विकसित देश हुए होंगे, परंतु वहाँ पर भारत की जो 1952 तक सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुए थे। वहाँ की तो महिलाओं को भी वोट का अधिकार नहीं था उस समय तक। भारत की 85% जनता ने असाक्षर होने के बावजूद भी चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाते हुए उन्होंने मतदान किया, और लगभग 50% मतदान हुआ था। जो लोग इस चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ मानते थे और अनपढ़ों की इसको नौटंकी बता रहे थे कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है, अनपढ़ों की नौटंकी है, तो वो लोग इस चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत हैरान हो गए कि चुनाव बिल्कुल आसानी से
और बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हो गए तो वो हैरान थे। यहाँ तक कि जो हारने वाले उम्मीदवार थे उन लोगों ने भी कहा कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव हुए हैं। चौथा हम बिंदु बता सकते हैं कि यूरोप के अधिकांश देशों में जहां महिलाओं को मताधिकार का अधिकार भी प्राप्त नहीं था, महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, वहीं भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर है महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार प्रदान किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम आम चुनाव है विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में है मील का पत्थर है, वो साबित हुआ। और उसके बाद लोगों ने इससे प्रेरणा ली और सभी को है वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के बारे में चर्चा की। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे साथ बने रहेगा। अगला वीडियो शीघ्र ही आएगा। धन्यवाद।